मैं काफी दिन से परेशान थी, क्योंकि बात बहुत ज्यादा परेशानी की थी। एक तो मेरा पति घर पर नहीं था और मेरे ससुर का व्यवहार दिन ब दिन अजीब सा होता जा रहा था। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था, इसलिए सोचा कि इससे बात की जाए, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ अपने घर में अकेली रहती थी और मुझे अब उससे ज्यादा डर लगने लगा था। आजकल वैसे भी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग क्या होते हैं और क्या नजर आते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं। मेरा इस घर में अगर कोई था तो सिर्फ मेरा पति ही था, इसलिए मुझे उससे बात जरूरी करनी चाहिए थी। पर उससे पहले कि मैं अपने पति से बात करती, मुझे मेरे ससुर के बारे में ऐसी बात पता चली कि मैं अपने पति से कुछ भी ना कह सकी। मेरा नाम लीना है, मेरी उम्र 20 साल थी। मेरे लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। मेरे बाबा कहते थे कि ऐसी जगह रिश्ता करना है जिनका घर अपना हो और लोग बहुत अच्छे हों, और मेरी माँ का कहना था कि ज्यादा बड़ा खानदान नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक रिश्ता मिल गया जिसमें मेरा पति और सिर्फ उसके पापा ही थे, जो एक घर में रहते थे। घर उनका अपना था और मेरा पति इकलौता था। रिश्ता देखने के लिए लड़के का बाप ही आया था। उसने कहा कि हमारे खानदान में और कोई नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन वो हमारी खुशियों से खुश नहीं होते। मेरे माँ बाप को कोई मसला नहीं था, क्योंकि उनके खानदान में भी इसी तरह का माहौल था। इसलिए हमने कहा कि हम आपकी बात समझ सकते हैं और मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। लेकिन लड़का अभी तक हमारे घर नहीं आया था। हमारे घर का माहौल इस तरह का नहीं था कि जैसा अक्सर घरों में होता है। मेरी माँ का कहना था कि शादी से पहले लड़के और लड़की की आपस में एक छोटी सी मुलाकात करवा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आखिरकार इनको अपनी जिंदगी गुजारनी है। मेरे बाबा ने भी कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। यूं हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन लड़का हमारे घर नहीं आ रहा था। एक दिन तो मेरे होने वाले ससुर ने कहा कि मैं अपने बेटे महेश को लेकर आ रहा हूं। हम लोगों ने घर भी साफ कर लिया। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई और दिल में सोचने लगी कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, उससे थोड़ी बातचीत हो जाएगी। जब मेरे ससुर घर पर आए तो अकेले थे। उनके साथ मेरा होने वाला पति नहीं आया था और वो वजह भी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अचानक से कोई काम आ गया था। मेरी माँ ने बात को संभाल लिया और कहा कि कोई बात नहीं, ये तो इसी का घर है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन वो हैरान थी और सोच रही थी कि वो हमारे घर क्यों नहीं आना चाहता था। उसे कुछ तो करना चाहिए था। क्या वो खुद अपनी होने वाली पत्नी को देखना नहीं चाहता था, या वो ज्यादा ही शर्मा रहा था? लेकिन आजकल तो लड़कियां भी इतना नहीं शर्माती है, तो वो क्यों शर्मा रहा था? फिर मेरी शादी की तारीख भी आ गई और हम दोनों की शादी हो गई। मैं अपने घर में आई तो मैंने देखा कि वाकई इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी, इसलिए इस घर का बुरा हाल था। मुझे इस घर को साफ करने में 1 महीना लग गया। इस दौरान मेरे पति का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दुनिया वालों के लिए तो हम लोग बिल्कुल ठीक और परंपरा के हिसाब से भी ठीक जा रहे थे, लेकिन इस रिश्ते में कोई मोहब्बत और कोई एहसास नहीं था। हम लोग इसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे, जैसे बस अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जैसे हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी थी। एक अकेले घर में आने का कोई तो फायदा होना चाहिए था। यहाँ तो मेरी कोई सास भी नहीं थी और ना ही कोई ननद थी। कोई इस तरह की औरत नहीं थी जो मुझे मेरी मर्जी करने से मना करती। लेकिन मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा था। जब चाहते कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन कहीं पर सैर के लिए जाना तो दूर, वो तो मुझे शहर में भी कहीं लेकर नहीं जाता था। एक दिन मुझे बाजार जाना था तो उसने कहा कि अपने ससुर के साथ चली जाओ, और मैं उनके साथ ही चली गई। उनका नाम महेंद्र था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। 1 महीना मुझे ये घर सेट करने में ही लग गया। मैं काफी ज्यादा बिजी रहती थी और जब महीना गुजर गया तो तब मेरे पति ने बताया कि वो तो परदेश जाना चाहता है। हमें पहले बताया गया था कि वो विदेश में काम करता है, लेकिन ये भी बताया था कि शादी के बाद वो नहीं जाएगा, यहीं कोई कारोबार शुरू करेगा। क्योंकि मेरे बाबा को इस बात से ऐतराज था। वो कहते थे कि जो लोग अपनी पत्नियों से शादी करके खुद परदेश चले जाते हैं, उनकी पत्नी तो विधवा ही हो जाती है, क्योंकि जिस औरत के साथ उसका पति नहीं होता वो सुहागन भी नहीं होती है। लेकिन मेरी माँ को इस बात से कोई मसला नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि वहां पर रहेगा तो पैसे कमाएगा, और आजकल तो 2 पैसों में गुजारा नहीं होता। अगर वहां पर रहेगा तो 2 पैसे ज्यादा कमा लेगा तो अपने पत्नी बच्चों के काम आएगा, और कौन सा सारी जिंदगी वहां रहेगा। 2-4 साल मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा कि अपने पति को जाने दो। ये पति जब सर पर सवार हो जाते हैं ना, तो इंसान का दिल भी तंग हो जाता है। वहां पर रहेगा तो तुम उससे विदेशी सामान मंगवाया करना,
अगर अब तुमने उसे रोका तो कल कहेगा कि मेरी पत्नी ने मुझे जाने नहीं दिया था, ये मेरी तरक्की के रास्ते में खड़ी हो गई थी। और तुम्हारी कौन सी उससे मोहब्बत की शादी है? तुम यहाँ पर आराम से रहो, उसको जाने दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने बाप की बात मान लेती या फिर अपनी माँ की, लेकिन असल बात तो ये है कि मेरे पति ने तो अपनी मर्जी करनी थी। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वो विदेश चला गया। मैंने उसे कहा कि वो कब वापस आएगा, तो उसने कहा कि ये भी नहीं पता, वहां जाकर पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अपने दिल की बात करती तो मुझे भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा पति मुझे छोड़कर जा रहा है। उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसे जाना है। इस बात पर मेरे बाबा ने उनसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि कम से कम उनसे पूछे तो सही कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। अगर ऐसी बात थी तो वो हमें पहले बता देते, ताकि मैं दिमागी तौर पर तैयार होती। पर बाबा ने कहा कि हम लड़की वाले हैं, ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। मेरा पति तो ऐसे गया कि जैसे यहाँ से जाकर बहुत ज्यादा खुश था। 3-4 दिन तो उसने मुझे फोन ही नहीं किया, जबकि कहा था कि तुरंत ही फोन करेगा। उसके बाद भी वो फोन नहीं करता था। 15 से 20 दिन गुजर गए थे। मैंने अपने ससुर से पूछा कि क्या वो आपको कॉल करता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी एक दफा कॉल की थी, ठीक ठाक पहुंच गया था। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं बताया, तो मेरे ससुर ने कहा कि बेटा वहां के माहौल में सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर वहां का टाइम यहाँ का टाइम अलग अलग है। उसका काम भी बड़ी मेहनत वाला है। वो जैसे ही सेट हो जाएगा सबसे पहले तुम्हें कॉल करेगा, और तुम उसकी पत्नी हो। लेकिन उसने मुझे पूरे 1 महीने तक कोई कॉल नहीं की, और उसके बाद भी कॉल की तो अपने बाप के कहने पर, क्योंकि मैंने सुन लिया था कि मेरे ससुर उसको कह रहे थे कि पत्नी को कॉल क्यों नहीं करते हो, बाकायदा उसको डांट रहे थे। उसने तब कहीं मुझे कॉल की, और वो भी ऐसे कि ज्यादा बात नहीं की, बस फर्ज पूरा करके कॉल बंद कर दी थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे पति को शायद मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो यही लग रहा था। उसके अलावा मैं क्या सोच सकती। शुरू दिन से ही उसका रवैया इसी तरह का था। लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। मेरे पति ने जाने के बाद जब पहली दफा अपनी सैलरी भेजी तो हम सब हैरान रह गए। ये तो बहुत ज्यादा पैसे थे, और उसने ये पैसे अपने बाप के लिए ही भेजे थे। मेरे ससुर बहुत ज्यादा खुश हो गए। अभी तक तो वो जब भी फोन पर मेरे पति से बात करते तो मेरे बारे में जरूर कहते थे कि अपनी पत्नी को भी वक्त दिया करो, लेकिन इस दफा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, और बस अपने बेटे पर खुश होते और गर्व करते रहे कि तुमने तो इस दफा पहले से भी ज्यादा पैसे भेजे हैं। मेरा पति बस अपने बाप को तो वो फोन करता था, लेकिन मुझे अब अपने बाप के कहने पर भी फोन नहीं करता था, और मेरे ससुर ने भी ज्यादा कहना छोड़ दिया था। मैं खुद फोन करती तो कहता कि मैं बिजी हूँ, और मेरा भी दिल ना करता कि मैं बार बार उसको तंग करूं। लेकिन मुझे याद आती थी, माँ बाबा के पास जाती तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता था। इसी तरह पूरा महीना गुजर गया, और फिर एक दिन मैंने अपने बिस्तर पर कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे बिस्तर पर सौंफ के दाने पड़े थे। मैंने कहा कि यहाँ बैठकर सौंफ किसने खाई है? मैंने तो नहीं खाई थी। खैर, मैंने बिस्तर झाड़ दिया और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम को एक और बात हो गई जिस पर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। वो ये कि मेरे ससुर मेरे पति के साथ फोन पर बात कर रहे थे। तो मैं तुरंत चली गई और मैंने कहा कि मेरी बात करवा दे। अभी मेरा इतना ही कहना था कि उन्होंने खुद ही फोन बंद कर दिया और मुझे कहा कि कॉल बंद हो गई है। मैंने खुद उनको फोन बंद करते हुए देखा था। आखिर वो क्यों नहीं चाहते थे कि मैं अपने पति से बात करूं? उन्होंने कहा कि वो बहुत बिजी हैं। वैसे भी फोन बंद करने वाला था। लगता है कॉल खुद ही बंद हो गई। दूर से फोन आए तो ऐसा ही होता है बेटा। तुम जाओ जल्दी जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे काफी मायूसी हुई। मैंने सोचा कि अपने घर जाकर अपने पति को कॉल करूंगी। मैं अपनी माँ बाबा के घर गई। वहां पर मैंने अपने बाबा के फोन से अपने पति को कॉल मिलाई, लेकिन उसने मुझसे बात ही नहीं की। कहने लगा कि मैं बहुत बिजी हूं, जबकि अगर 2-4 मिनट मुझसे बात कर लेता तो क्या हो जाना था। मुझे काफी मायूसी हुई। मेरे माँ बाप को भी अंदाजा हो गया। उन्होंने कहा कि क्या वो तुम्हें फोन नहीं करता? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आज बिजी थे। उनको इस बात के बारे में क्या बताती जो अभी मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही थी। वो बिना वजह परेशान हो जाते। रात हुई तो फिर से मेरे बिस्तर पर सौंफ के दाने पड़े थे। मैं फिर से हैरान हुई और इस बात पर ज्यादा हैरान थी कि हमारे घर में तो सौंफ थी ही नहीं, तो फिर मेरे बिस्तर के ऊपर ये सौंफ कहाँ से आ जाती है। आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मेरी तबीयत की खराबी की कोई वजह नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली, तो मैंने जाकर चेक करवा लिया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। उस दिन मेरे घर में मेरी एक कजन भी आई हुई थी।
जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं अपनी माँ को सब कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उसको बता दिया तो उसने कहा कि ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत और जवान हो, तुम्हारे पति की तुम्हारे साथ शादी हुई है। जैसा भी मर्द हो, बेशक उसकी तीसरी शादी ही क्यों ना हो, वो अपनी पत्नी को कभी इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। और वो तुम्हें शादी के 1 महीने बाद ही छोड़कर चला गया। मैंने कहा कि वो 1 महीना भी कौन सा अच्छा गुजरा था, उसमें भी तो मैं घर में ही बिजी थी। क्या मेरी गलती है? उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लग रही, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे मुंह में मिट्टी। ऐसा ना हो कि मेरा लगाया हुआ अंदाजा सही साबित हो जाए, मेरा लगाया हुआ अंदाजा ठीक हो जाए। तुम अपने पति से बात करो, और अगर वो तुमसे बात नहीं करता तो उससे सवाल करो कि क्या उसे तुम्हारी याद नहीं आती। मैं बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी, शायद इसलिए कि मेरा पति मेरे पास नहीं था। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि ना तो तुम कोई 16 साल की लड़की हो, और ना मैं, और ना ही ये हमारी मोहब्बत की शादी है जो हम एक दूसरे की याद में तड़पते रहेंगे। मैं यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए बैठा हूँ। मेरे पति को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर दिल ही नहीं है। मैं कोई ऐसी वैसी गई गुजरी तो नहीं थी, अच्छी भली खूबसूरत लड़की थी, और मेरे पति की भी ये पहली ही शादी थी। ऐसा भी नहीं था उसकी पत्नी उसे बार बार दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही है, या फिर उसमें नुक्स निकाल कर तलाक ले रही है। मगर यहाँ तो देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे उसे औरतों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं रोज सुबह उठती तो मेरे बिस्तर पर सौंफ पड़ी हुई मिलती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे पूरे घर में तो सौंफ थी ही नहीं। एक दिन मेरे पति के रिश्तेदारों में से एक औरत ने हमारी दावत की। उसने कहा कि तुम्हारा पति तो जल्दी ही वापस चला गया, लेकिन तुम्हारी दावत तो हमने करनी ही थी। जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में कुछ चीजें बनी हुई थी जो दीवार से लगाई गई थी, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने कहा कि ये किसने बनाया? तो उसने कहा कि ये तुम्हारे पति ने बनाई है, उनको इन सारी चीजों का शौक है। मैंने कहा कब से? तो वो बताने लगी कि वो ऐसी चीजें बनाता रहता है, और हमारे रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा आशिक मिजाज लड़का वही तो है। मैंने कहा कि आशिक मिजाज, ये शब्द तो मेरे पति पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। उसने तो अपनी पत्नी से भी कभी प्यार से बात नहीं की। तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि एक दफा तो वो मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैं तो उससे उम्र में बड़ी थी। मुझे लगता था कि मजाक करता है, फिर ऐसा लगने लगा कि शायद गंभीर है। लेकिन खैर, मेरी शादी कब से हो गई है और मैं तो 2 बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। परमात्मा तुम्हारे यहाँ भी खुशखबरी लाए। मैंने पूछा कि तुम वाकई मेरे पति के बारे में बात कर रही हो? तो उसने बताया कि हाँ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम कहते थे कि जिस लड़की से भी उसकी शादी होगी वो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होगी, क्योंकि उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है और ये गाना भी बहुत अच्छा गाता है। और फिर मर्द अपनी पत्नी के लिए गाना नहीं गाएगा तो और किसके लिए गाएगा? क्यों, क्या हुआ? उसने तुम्हें गाना गाकर नहीं सुनाया? या मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो औरत मेरे पति की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रही है। फिर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप बता रही हैं। मैं उनको क्या बताती कि यहाँ पर तो मामलात ही बिल्कुल ही अलग थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। शायद इसी परेशानी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा कमरा बिल्कुल खाली था और मैं अभी बिस्तर साफ करके गई थी। फिर कुछ देर के बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में चले गए। रात होने वाली थी और सोने से पहले मैं सारे काम खत्म कर रही थी। मैंने सोचा कि उनका मेरे कमरे में क्या काम है, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं गई, क्योंकि जाहिर है मैं उनके पीछे कैसे जा सकती थी। वो थोड़ी देर बाद वहां से वापस आ गए। उनके हाथ में कोई चीज भी नहीं थी। मैं सोचने लगी कि शायद किसी चीज की जरूरत होगी तभी वो अंदर गए होंगे, लेकिन मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती थी। यह पूरा घर उनका था और मेरे पतिदेव कौन सा मेरे साथ रहते थे, जो मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजे पर इजाजत लेते या फिर कुछ सोच समझकर कमरे में आते, क्योंकि मैं तो अकेली ही रहती थी। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे बिस्तर के ऊपर फिर से सौंफ के दाने पड़े हुए थे। अब मुझे शक पड़ गया कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इस बिस्तर को साफ करके गई थी और अब मेरे ससुर कमरे में आए हैं और उनके जाने के बाद ये दाने पड़े हुए हैं। मैंने वो दाने इकट्ठे कर लिए। ये देखने में तो आम सौंफ लग रही थी। मैंने उनको अपने पास रख लिया और सोचने लगी कि अगर ये हरकत मेरे ससुर की है तो इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है। मेरे पति के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि मैं उनसे ये सवाल करती और पूछती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। पता नहीं मेरे अपने दिमाग में क्या चल रहा था। मैं हजारों तरह की बातें सोच रही थी।
अब मेरे बिस्तर पर रोज ही सौंफ के दाने मिलते थे। मैं उन दानों को जमा कर लेती थी और एक डिब्बे के अंदर डालकर रख देती थी। मेरी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति का रवैया तो इस तरह का हो गया था कि अगर मैं उसे 2 महीने भी कॉल न करती तो वो मुझे गलती से कॉल तो क्या एक मैसेज भी नहीं करता था। और मेरे ससुर भी अब मेरे साथ अजीब सा रवैया रख रहे थे। उन्होंने भी मुझे इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि मैं सिर्फ इस घर के काम करने के लिए हूँ। पहले तो फिर भी मेरे से कुछ पूछ लेते थे कि कोई चीज चाहिए या तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ आता हूँ। अब तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही एक कोने में रख दिया था, जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं बल्कि कोई फर्नीचर हूँ। मैंने बात किसी को नहीं बताई। एक दिन मैंने वही सारे सौंफ जो मैं 1 हफ्ते से जमा कर रही थी उनको पीसकर अपने ससुर के लिए बनाई गई चाय में डाल दी और उनको चाय पिला दी, क्योंकि वही मेरे बिस्तर पर सौंफ के दाने रख रहे थे। उनका मकसद क्या था, मुझे ये जानने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ा। मैंने उनको चाय पिला दी और बाद में अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर तो कुछ भी ना हुआ, मैं समझने लगी कि मैं वहम कर रही हूँ। लेकिन फिर अचानक उनके कमरे से अजीब आवाजें आने लगी कि जैसे उनका सांस बंद हो रहा है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने साथ वाली औरत के पति को बुलाया और उससे मदद मांगी। वो उनको अस्पताल ले गया तो डॉक्टर का कहना था कि उनको किसी ने जहर दिया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति भी 1 हफ्ते के अंदर ही वापस आ गए। मेरे ससुर की हालत पहले से बेहतर थी। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, लेकिन सवाल करना तो मेरा हक बनता था। मैंने अपने माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया और अपने पति को कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। तब ये बात सामने आई कि मेरा पति कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वो किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी हो गई थी तो फिर वो विदेश चला गया। लेकिन वही लड़की उसको उसी देश में मिल गई जहां पर वो अकेली रहती थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था और मेरा पति फौरन उसी के साथ रहने लगा। उसे उसकी मोहब्बत जो मिल रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए वो मेरे से जान छुड़ाना चाहता था और मेरे ससुर मुझ पर काला जादू कर रहे थे ताकि मैं बीमार रहकर मर जाऊं। साथ ही मुझे जहर भी दे रहे थे। बाप बेटा दोनों ही बहुत ज्यादा खुदगर्ज थे। उनको सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब था। मुझे इस्तेमाल करते रहे ताकि मैं घर के काम करती रहूं, और जब मेरी जरूरत ना रही तो मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने उन पर केस करवाया और अपने पति से तलाक लेकर अपने घर वापस आ गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पर मेरे साथ कोई और जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर मैं माँ बन जाती तो फिर मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों के रिश्ते देखभाल कर करें। दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनको पहचानने की अक्ल भी ऊपर वाले ने हमें दे रखी है। मेरे पति से जब ये पूछा गया कि वो चाहता तो मुझसे तलाक भी मांग सकता था, फिर मुझे जान से क्यों मारना चाहता था? क्योंकि इसकी वजह यह थी कि मेरे बाबा ने शादी में ठीक ठाक पैसा लगाया था। दहेज में भी सोने चांदी के साथ साथ बहुत कुछ दिया था, जो उसे हर हाल में वापस देना ही पड़ता। इसलिए वो मुझे जान से मारना चाहता था। समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे। जिन चीजों को लड़की की हिफाजत के लिए बनाया गया है, वो भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है। मैं 2 साल अपने घर बैठी रही और मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर उसके बाद में एक बहुत अच्छे व्यक्ति का रिश्ता आ गया और अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। जबकि मुझे पता चला कि मेरे पहले पति से मेरी तलाक होते ही तुरंत उसने उस लड़की से शादी कर ली थी जो उसकी मोहब्बत थी। लेकिन जब उस लड़की को वहीं पर एक ठीक ठाक पैसे वाला अंग्रेज मिला तो वो भी तुरंत उसे छोड़कर भाग गई और अब वो दोनों बाप बेटा एक छोटे से घर में रहते हैं और खुद ही कच्ची पक्की रोटी पकाकर खा रहे हैं। शायद यही उनकी सजा थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।